हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टेस्टंजी फ्रेमवर्क की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको डिसीजन टेबल के थ्रू काम करना है तो वैलिड और इनवैलिड के कॉम्बिनेशन के थ्रू आप कैसे यहाँ पे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग विद द हेल्प ऑफ कोर जावा कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पेज के लिए ऑरेंज एचआरएम की पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स है और इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो आप इसके लिए सबसे पहले एक डिसीजन टेबल क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप ये पता कर लें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वी कैन राइट फॉर दिस पर्टिकुलर पेज। कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हम इस पेज के लिए यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सेल शीट के ऊपर डिसीजन टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि आप लोग वैलिड इनवैलिड के कॉम्बिनेशन को इजी तरीके से समझ पाए। तो ये आपके पास एक एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में आपको यहाँ पर इतने पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको रैप और मर्ज कर देना है। रैप मर्ज करने के बाद आप यहाँ पर डिसीजन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मैं ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑरेंज एचआरएम के लिए कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे HRM। ठीक है, ये HRM के पेज के लिए हम लोग यहाँ पर डिसीजन टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें दो फील्ड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, एक है यूजर नेम और दूसरा है पासवर्ड। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए फील्ड्स, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए यूजर नेम और फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए पासवर्ड। ठीक है, ये इस तरीके से आप एक डिसीजन टेबल यहाँ पर क्रिएट करने के लिए फील्ड्स, यूजर नेम, पासवर्ड और टोटल आउटकम्स क्या आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया उसका आउटकम्स। ठीक है, इतने पार्ट को आप बैकग्राउंड कलर में अगर डालना चाहते हैं तो आप कोई भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने ये बैकग्राउंड कलर ले लिया और इसका फॉन्ट साइज मुझको चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी टेबल का स्ट्रक्चर और ज़्यादा अच्छे लेवल पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर देना है तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से ऑल बॉर्डर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ये फील्ड्स हमारे पास है तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने बनेंगे पहले मैं ये समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो बॉक्सेस है। जो दो बॉक्सेस है अगर आप उसके लिए देखेंगे तो आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो बॉक्सेस हैं। अब दो बॉक्सेस के लिए अगर आपको यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करनी है तो आप जनरल एक फॉर्मूला समझ लीजिए। जैसे आप जब डेटा को पुट करेंगे तो या तो वो वैलिड डेटा होगा, इसमें भी वैलिड डेटा होगा, इसमें वैलिड डेटा होगा, फिर एक वैलिड डेटा और एक इनवैलिड डेटा होगा, एक इनवैलिड डेटा एक वैलिड डेटा होगा और एक इनवैलिड और एक इनवैलिड और डेटा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो टोटल देखेंगे आप तो चार आपके पास वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं। अभी चार वैल्यूज कैसे निकल के आई हैं तो आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, टू द पावर ऑफ n के थ्रू आप यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि यहाँ पर हमारे पास दो ही फील्ड्स हैं तो टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी टू है तो हम यहाँ पर लिख देंगे n की जगह पर टू। और टू का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो हमारे पास टोटल जो वैल्यूज आएगी वो फोर हो जाएगी। तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस आप यहाँ पे बना रहे हैं, सॉरी, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेस जो वैल्यूज आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसमें टू द पावर ऑफ n की वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर थ्री बॉक्सेस हैं, मान लीजिए वन बॉक्स, सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स, अगर हमारे पास तीन बॉक्स हैं तो आप टू द पावर ऑफ n के कॉन्सेप्ट के थ्रू टू द पावर ऑफ कितने बॉक्सेस हो गए, वन टू थ्री, तो n की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, टू मल्टीप्लाई विथ टू मल्टीप्लाई विथ टू, तो टोटल होगा आपके पास एट। तो आप एट के लिए यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस को देख के पता चलता है कि हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस निकाल सकते हैं। ये मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं कि एट तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप यहाँ पे ब्लैंक के केसेस को भी ऐड करना चाहते हैं तो और ज्यादा टेस्ट केस आपके यहाँ पे रीडिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं टू द पावर ऑफ टू के हिसाब से पहले आपको एक डिसीजन टेबल बना के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो केसेस होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं
टेस्ट केस 1, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेस्ट केस 2, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेस्ट केस 3, इसको भी कैपिटल लेटर में कर लीजिए, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4। ठीक है, ये इस तरीके से बना दिया। तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप वैलिड डेटा यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वैलिड कर दीजिए, यहाँ पे भी वैलिड कर दीजिए। सेकंड टाइम पे आप यूजर नेम को वैलिड कर रहे हैं और पासवर्ड को आप इनवैलिड कर रहे हैं। फिर थर्ड टाइम पे आप यूजर नेम को इनवैलिड कर रहे हो और पासवर्ड को वैलिड कर रहे हैं। और फोर्थ टाइम पे आपने दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर इनवैलिड रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल आपके पास क्या हो रहा है, एक ही वैलिड हो रहा है, तो आप इसको वैलिड कर दीजिए। बाकी सारे अभी इनवैलिड है, तो आप इसको इनवैलिड कर दीजिए। ठीक है, यानी कि आप गलत वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपका टेस्ट केस यहाँ पे पास नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको इनवैलिड लिखा हुआ है। और इतने स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कलर कॉम्बिनेशन कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो इजीली आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने डिजाइन कर दिया है, आप इसके थ्रू यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 4। अब अगर आपको यहाँ पर वैल्यूज वगैरह को पुट करना है, तो आप इसी टेबल्स को यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको किसी एप्लीकेशन में येस का ऑप्शन या नो का ऑप्शन भी वहाँ पे विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, तो येस नो के कॉन्सेप्ट के भी थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हो। बना के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी दूसरी वेबसाइट की स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है येस, इसमें भी आ रहा है येस, यस कर देता हूँ, और लास्ट में आपके पास आ रहा है yes। ठीक है, तो वो वाई का ऑप्शन जो है ना, वो वाई जो लिखा हुआ होगा उसका नंबर मतलब जो होगा वो होगा वैलिड डेटा। ठीक है, इसको भी अगर आप वाई कर देते हैं, ये भी हो जाएगा वैलिड डेटा। और अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं एन, तो वो हो जाएगा इनवैलिड डेटा। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने कॉम्बिनेशंस को यस एंड नो, 0 एंड 1, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो डिसीजन टेबल बनाने के लिए आपको एक से ज़्यादा तरीके दिखाए जा सकते हैं कि आप इनमें से किसी भी तरीके को आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी तरीका आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, चाहे तो आप वैलिड इनवैलिड को ले लीजिए, चाहे तो आप यस नो को ले लीजिए, चाहे तो आप 0 1 को ले लीजिए, चाहे तो आप ट्रू फॉल्स को ले लीजिए। सबका कॉन्सेप्ट यही होता है, काम करना। ठीक है, बस याद रखिएगा कि आपको 2 द पावर n का कॉम्बिनेशन इंप्लीमेंट करना है। अब जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आते हैं, तो कोर जावा के अंदर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक पेज लेना पड़ेगा, उस पेज के ऊपर का जो यूआरएल है उसको लोड कराना पड़ेगा। लोड कराने के बाद आपको यहाँ पर एक जेडसेल का फॉर्मेट है उसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे डिजाइन करके देखिए। डे 9 है, तो हम लोग यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करने जा रहे हैं। पैकेज का मैं नाम रख देता हूँ डे 9। डे 9, ठीक है। अब डे 9 पे राइट क्लिक करके न्यू पर आकर आपको यहाँ पे एक पैकेज के बाद क्लास को क्रिएट कर देता हूँ। क्लास का मैं नाम रखता हूँ गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। जावा में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अपने काम को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करा ले, तो तब आप एंड में जाके आप इसको टेस्ट एनजी के कॉन्सेप्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जस्ट सिंपल यहाँ पर एक कोर जावा के कॉन्सेप्ट को लिखने जा रहे हैं। तो कोर जावा के लिए आपने सबसे पहले मेन मेथड बना दिया। मेन मेथड बनाने के बाद क्रोम ड्राइवर को आप एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू, फिर से आप क्रोम ड्राइवर को ले लेंगे। फिर आपके पास हो जाएगा ड्राइवर डॉट गेट मेथड। अब गेट मेथड में किस यूआरएल को आपको पास करना है, तो दिस इज अवर यूआरएल, so just copy from here and paste it like this one। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर यूआरएल पास कर दिया। यूआरएल को पास करने के बाद ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ये हो गया आपका मैक्सिमाइज करने का तरीका। फिर आप यहाँ पे लगा देंगे थ्रेड डॉट स्लीप। तो थ्रेड डॉट स्लीप अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे काम
कर सकते हैं। अब जो आपके पास ये बॉक्स आ रहे हैं, इस पे राइट क्लिक करके आप अगर इंस्पेक्ट करेंगे, तो इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है लोकेटर, मिल रहा है यूजर नेम, ठीक है, नेम मिल रहा है, फिर यूजर नेम मिल रहा है। तो इस लोकेटर को हमने यहाँ से पिक कर लिया, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ड्राइवर डॉट मैनेज, सॉरी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम लोकेटर्स, और इसमें आप उस तरीके से अपने नेम को लिख देंगे, डॉट करके सेंड कीज का इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। यही काम आपको सेम प्रोसेस किसके लिए करना है, ये सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी करना है। तो पासवर्ड के लिए क्या है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या लोकेटर है। सो पासवर्ड के लिए हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है। तो लोकेटर हमारे पास नेम हो गया, और उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड होगी, उसमें भी कुछ वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू क्या अभी हमारे पास जाएगी, अभी आप देखेंगे करंट स्क्रीन पर, तो ये हो गया हमारे पास एडमिन, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर सेकंड हमारे पास हो गया यहाँ पर admin123, इसको भी आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हो गया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई, क्योंकि अब हमको यहाँ पे बटन पे क्लिक कराना है, तो डॉट में भी एक्सपाथ मिल जाए, मे भी आईडी मिल जाए, तो वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अब हमको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या मिलेगा। सो राइट क्लिक करके आप पेज को इंस्पेक्ट करिए। पेज को इंस्पेक्ट करने के बाद पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद आप जब यहाँ पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और आईडी नहीं है, नेम नहीं है, तो हम लोग डेफिनेटली एक्सपाथ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपाथ बनाने का तरीका क्या है, कंट्रोल एफ करके आपको ये नीचे एक बॉक्स मिल जाएगा, इसमें लिखिए डबल स्लैश बटन कंटेन्स करना है। कंटेन्स मेथड का आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, इसमें लिख दीजिए टेक्स्ट कॉमा लॉग इन, ठीक है। जैसी वैल्यू लिखी हुई मिल रही थी, आप एज इट इज उसी वैल्यू को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए अगेन आप सिलेक्ट करिए लॉगिन, देखेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें लॉगिन में स्पेसेस वगैरह भी मेंटेन है। तो जब आप यहाँ पर काम करेंगे, तो सिंगल कोट्स में आपको स्पेसेस भी मेंटेन करके चलने पड़ेंगे, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अभी आपके पास ये एक्सपाथ नहीं बना है, लेट मी चेक अगेन, नहीं, तो मतलब ये वाला एक्सपाथ यहाँ पे काम नहीं करेगा, कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा। सबमिट इज इक्वल टू टाइप हमारे पास आ रहा है, आप इसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो सबमिट इज इक्वल टू टाइप करके भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए एक्सपाथ बन गया है। इसको आप यहाँ से कॉपी करिए, एट्रीब्यूट हमारे पास है, @ जरूर लगा दीजिए, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक्सपाथ बना के पाई डॉट एक्सपाथ आप कर दीजिए, और एक्सपाथ बनाने के बाद इसको यहाँ पे कंप्लीट इंप्लीमेंट कर दीजिए। जहाँ पे भी डबल स्लैश वगैरह कुछ भी आ रहा है, उसको आप सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंगल कोट्स में हो गया, और डॉट क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी एप्लीकेशन यहाँ तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। इतना कोड करने के बाद पहले आप जावा के कोड के थ्रू इसको रन करके देख लीजिए। अगर सब कुछ सही है, तो फिर हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है कोड करने का, आप इसके थ्रू यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ करनी है जैसे मैंने की हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी छोटे से छोटे कोड्स को या बड़े से बड़े कोड को इम्प्लीमेंट करने में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम लोगों ने जो डिसीजन टेबल बनाई थी उसका यूज़ क्या हुआ। तो फर्स्ट जो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, वैलिड और वैलिड, यानी कि एडमिन और admin123, सो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, ये वैलिड वैल्यू। तो पहला जो आपने केस यहाँ पे लगाया, जो फर्स्ट केस आपने यहाँ पे लगाया, वो डिसीजन टेबल के हिसाब से वैलिड डेटा का था, और दूसरा भी आपके पास वैलिड डेटा था। तो ये वैलिड वैलिड डेटा का आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के इसको चेक किया। अगर आपको इनवैलिड डेटा भी यहाँ पे चेक करना है, तो आप यहाँ पर फिर से वैलिड इसको कर सकते हैं और इनवैलिड इसको कर सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन
ऐसे में क्या करना पड़ रहा है, आपको मैनुअली आके यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप आईटी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत बार बार मैनुअली नहीं होनी चाहिए। आपको कोई ऐसा लॉजिक, कोई ऐसी ट्रिक पता होनी चाहिए जिसके थ्रू आप ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बार रन करें, और 4 टाइम या 9 टाइम अगर आपके पास वो टेस्ट केस रन होना है तो 9 टाइम वो टेस्ट केस रन होगा, और कितनी बार सही हुआ है कितनी बार गलत हुआ है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देनी। तो इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल शीट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया, वैलिड और इनवैलिड का कॉम्बिनेशन बनाया। वैलिड इनवैलिड के कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ पर मैंने एडमिन और एडमिन 1 2 3 दो वैल्यूज को पास किया। दोनों ही वैल्यू आपके पास यहाँ पर वैलिड है। अब यहाँ पे डिसीजन टेबल का यूज मैंने कहाँ पे किया है, डिसीजन टेबल के अंदर मैंने जो 4 कॉन्सेप्ट्स मैंने लिखे थे वैलिड और इनवैलिड के, उसमें से देखिए अभी सिर्फ फर्स्ट टेस्ट केस मैंने यहाँ पे रन किया है और उसके हिसाब से वैलिड डेटा पास हो रहा है। लेकिन अगर बाकी के 3 भी करने हैं तो क्या मुझको यहाँ पे मैनुअली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? अगर हमें मैनुअली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा फिर कोड करने का फायदा क्या हुआ? तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यहाँ पे जेक्सल या पीओआई के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसको आप यहाँ पे आगे के स्ट्रक्चर के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना, ये जस्ट अ सिंपल स्ट्रक्चर लिख के दिखाया है कि किस तरीके से आप किसी भी टेस्ट केस को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वैलिड और इनवैलिड का कॉम्बिनेशन बना के आप कैसे काम कर सकते हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप था, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप इसके पास जो आएगा वो ये होगा कि आपको इसके अंदर अगर किसी भी एक्सेल शीट्स को अटैच करना है, अटैच करके वो डेटा यहाँ लेकर के आना है, तो आप कैसे करो। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम लोग जी एक्सेल की फाइल को यूज करके कैसे हम लोग यहाँ पर प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं एक और क्लास इसमें बनाने जा रहा हूँ। एक न्यू क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम मैं रखता हूँ एक्सेस डेटा। एक्सेस डेटा के अंदर मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ। मेन मेथड के अंदर मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग पाथ क्रिएट करना है एक्सेल शीट के लिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है, जैसे मैंने आपको डिसीजन टेबल बना के दिखाया एचआरएम के लिए। अब इस एचआरएम में ये हमारे पास हो गया डिसीजन टेबल, तो मैंने इसका रीनेम कर दिया डिसीजन टेबल के नाम से। अब मुझे डेटा यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे मैंने एक और शीट बना दी, शीट का मैंने नाम रख दिया डेटा। इस डेटा के अंदर यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए यूजर नेम, और इसमें मेरे पास आना चाहिए पासवर्ड। ठीक है, और वैलिड और इनवैलिड का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। वैलिड हमारे पास यहाँ पर क्या है, जब हम लोग ऑरेंज एचआरएम की एप्लीकेशन पे देखेंगे तो उसमें वैलिड हमारे पास है एडमिन। तो इस एडमिन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके अपने में पेस्ट कर। ठीक है, और पासवर्ड भी हमारे पास यहाँ पर है admin123, इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया। तो ये हो गया हमारे पास एक वैलिड और वैलिड का डेटा। इसी को मुझे वैलिड इनवैलिड बनाना है, इसको कर दिया वैलिड और इसको कर दिया मैंने यहाँ पर इनवैलिड। तो ये हो गया हमारे पास इनवैलिड का तरीका। अब मुझे वो इसको इनवैलिड करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एडमिन को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और जो एडमिन आ रहा है इसको मैंने स्मॉल ए कर दिया, और ये वाला जो वैलिड डेटा था इसको कॉपी करके फिर से मैंने यहाँ पे वैलिड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू डिसीजन टेबल देखोगे तो पहला वैलिड वैलिड, दूसरा वैलिड इनवैलिड, तीसरा इनवैलिड वैलिड, और लास्ट में फिर इनवैलिड फिर इनवैलिड। तो आपको क्या करना है, इनवैलिड इनवैलिड का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं एडमिन, और इसको भी आप यहाँ पे कर दीजिए एडमिन। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद इस सारी चीज़ों को यहाँ से सिलेक्ट करिए। अगर आपको डेटा में कुछ भी चेंजेस करने हैं, एरियल करने हैं एरियल कर लीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, नहीं बोल्ड करना है ना करिए। ठीक है, इस तरीके से अपने डेटा का प्रोसेस नीट एंड क्लीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया वैलिड। ठीक है, यूजर नेम भी वैलिड, पासवर्ड भी वैलिड, वैलिड इनवैलिड इनवैलिड वैलिड और इनवैलिड इनवैलिड। ठीक है, अब ये स्क्रिप्टिंग मुझको यहाँ पे रन करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यानी कि ये जो मैंने शीट बनाई है इसका बेसिक पर्पस क्या है
कि जब हम कोड को रन कराएंगे तो 4 टेस्ट केसेस हमारे पास यहाँ पे रन होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो डेटा ड्रिवन के कॉन्सेप्ट को इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम यहाँ पे इन चारों एप्लीकेशन को, यानी कि 4 जो डेटा दिए उसको एप्लीकेशन के अंदर जब इंप्लीमेंट करेंगे तो 4 टाइम ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन रन होनी चाहिए। फाइल पे जाके, सेव एज पे जाके, डेस्कटॉप पर जाकर मैं इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो सेव कर रहा हूँ, जैसे HRM हो गया। तो HRM में जब आप सेव करोगे तो ये बताएगा कि आप जब जेएक्सेल पे काम करोगे तो 972003 वर्कबुक आपको यहाँ पर लेना है। ये मैंने ले लिया, डेस्कटॉप ऊपर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर से मैंने दोबारा पेस्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। अब आप देखोगे तो आपको मेरे पास 2 एप्लीकेशन दिखाई दे रही हैं, एक HRM के नाम से, एक HRM के नाम से। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक करोगे, जब मैंने फर्स्ट पार्ट आपको समझाया है तो उसमें डॉट एक्सएलएस फाइल को मैंने रखा था। ये एक्सएलएस फाइल हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। मुझे जो चाहिए डॉट एक्सएलएसएक्स की फाइल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डॉट एक्सएलएस की फाइल को ले लिया। ये हमारे पास लोकेशन हो गई। प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि लोकेशंस वगैरह कैसे निकालते हैं, इसको आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, देख लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, और जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये हो गया हमारे पास HRM डॉट एक्सएलएस फाइल है, इसको हम लोगों ने एक्सएलएस फाइल में डाल दिया। अब फाइल जो हमारे पास एक्सेल शीट की है उसको फाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, फाइल f इज इक्वल टू न्यू, और फिर से आप यहाँ पर फाइल लिखोगे क्योंकि फाइल को एक्सेस करने के लिए आपको जावा की लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। तो जावा की लाइब्रेरी क्या है, java.io.file नाम की लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग यहाँ पे फाइल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास पाथ आ रहा था इसको उठा के हम यहाँ पर फाइल में डाल देंगे। तो इस स्ट्रिंग के पाथ से हमको क्या मिल रही है, जो भी फाइल मिल रही है उसको फाइल के फॉर्मेट में ही हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। और वर्कबुक को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, वर्कबुक, क्योंकि जो आप एक्सेल शीट आप देखते हो बनी हुई उसको हम लोग को यहाँ पर वर्कबुक कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो वर्कबुक आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा, ये रेफरेंस में देखिएगा मैंने जेएक्सेल की फाइल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। प्रीवियस सेशन में देखेंगे तो दोबारा से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले एक्सेल शीट को कनेक्ट करने के लिए जेएक्सेल की लाइब्रेरी को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कहाँ से करना है, आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए डाउनलोड जेएक्सेल लाइब्रेरी, आपको ये सेकंड लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी दिस इज द थर्ड लिंक। थर्ड लिंक पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको 2.6.12 की लाइब्रेरी मिल जाएगी। इस लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेंगे। लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के बाद आप इसको किसी एक सेपरेट फोल्डर में रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक जेएक्सेल लाइब्रेरी का सेपरेट फोल्डर बना रखा है और उसमें ये जो जेएक्सेल की लाइब्रेरी इसको इंपोर्ट करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस पे सेपरेट मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दिया हुआ है, सिर्फ अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ कि किसी वेबसाइट के साथ आप जेएक्सेल की लाइब्रेरी को कैसे बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जेएक्सेल की लाइब्रेरी को अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में बाइंड करना है तो बिल्ड पाथ पे जाके, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाके ऐड एक्सटर्नल जार फाइल में जाइए, जेएक्सेल की लाइब्रेरी को यहाँ से ओपन करिए, अप्लाई करिए, जेएक्सेल की लाइब्रेरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और जेएक्सेल की लाइब्रेरी को जब आप यूज करेंगे तो हम लोगों को वर्कबुक पे काम करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वर्कबुक जो आपको कीवर्ड मिल रहा है, जो लाइब्रेरी मिल रही है उसको आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्कबुक डॉट गेट वर्कबुक करके जो एफ नाम की आपने फाइल बनाई थी उसको आपने वर्कबुक में कन्वर्ट कर दिया। और कोई अगर एरर आती है तो उसको थ्रोस के थ्रू आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, शीट से डेटा निकालना है तो आप यहाँ पे कर दीजिए शीट एस इज इक्वल टू वर्कबुक डॉट गेट शीट। गेट शीट का नाम क्या रखा था, तो जो आपने यहाँ पर HRM के अंदर शीट बनाई थी, राइट क्लिक करके रीनेम आप करेंगे तो जो भी आपके पास शीट का नाम है उसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद आप इसको दोबारा से यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ से जो आपने कॉपी किया था डेटा उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये डेटा जो है ये मेरी शीट का नाम है। तो आपकी शीट का नाम अगर शीट 1 है, शीट 2 है, लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपके शीट का नाम है आप वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब शीट में कितने रो और कितने सेल है, अब उसको एक्सेस करना है तो आप लगा सकते हैं इंटीजर रो इज इक्वल टू एस डॉट गेट कॉलम्स और रोज। तो हम लोगों को रोज पहले निकालना है तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ गेट रोज का कॉन्सेप्ट, आप गेट रो कर सकते हैं।
इंटीजर कॉलम इज इक्वल टू एस डॉट गेट कॉलम्स। अगर आपको कॉलम्स लगाना है आप कॉलम्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। तो कितने रोज और कितनी कॉलम्स आपकी वहां से आ रही हैं, अगर आपको उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखना है तो एस वाई एस ओ करके आप इस तरीके से लगा सकते हैं। डबल कोट रो प्लस और फिर से रो लिख दीजिए। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में रो को आप डिस्प्ले करा सकते हैं, आप कॉलम को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो रो और कॉलम आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इतना करने के बाद पहले चेक कर लेते हैं हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव। 5 रोज एंड द 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 कॉलम्स है 5 रोज है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये कैसे क्लियर होगा, एचआरएम की फाइल को आप ओपन करिए। देखिए दिस इज कॉल्ड अ 2 कॉलम, 1 2 3 4 एंड विद दिस वन। तो 5 आपके पास क्या हो गए, रोज हो गए, और 2 आपके पास कॉलम्स हो गए। ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब रो और कॉलम तो आपके पास निकल के आ गए। अब यहाँ पर आप फॉर लूप लगाइए जिसमें इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब भी आप एक्सेल शीट को काउंट करते हैं वो हमेशा 0 से ही होता है। तो रो को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, जितनी भी होंगी उतने टाइम ये आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वहां पे रन करेगा। तो ये मैं डायनेमिक इसलिए बना रहा हूँ कि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप यहाँ पर डायनेमिक कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रो, आई प्लस प्लस, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के थ्रू आपने क्या किया, रो और कॉलम तक आप आसानी से पहुंच गए। अब डेटा कहाँ पे रखा है, सेल में रखा हुआ है, तो सेल से डेटा निकलेगा कैसे, तो आप यहाँ कर दीजिए सेल सी। अब ये जो सेल आपके पास आ रहा है ये भी जेक्सेल की लाइब्रेरी, इसको भी आप ऊपर इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो जेक्सेल की लाइब्रेरी से सेल का कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सी डॉट गेट यहाँ पे आ रहा है टाइप रोज कंटेंट कॉलम्स। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि ये जो रो है और ये जो कॉलम जितनी बार भी यहाँ पे चल रहा है उसका आई और जे के साथ कनेक्शन कैसे बनाया। तो हमारे पास शीट थी, शीट के अंदर से हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कि कितने रोज और कितने कॉलम चलेंगे। तो एस डॉट गेट सेल आप यहाँ पे करेंगे। तो गेट सेल के थ्रू हम यहाँ पे उसके प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे आई कॉमा जे कर सकते हैं, एक बार ये भी सोच के देखिए कि जब हम अपने डेटा को लेंगे किसी भी शीट के अंदर से, तो वो शीट का जो डेटा है वो डेफिनेटली किसी सेल से ही तो हमारे पास निकल के आएगा। यानी कि हमारे सेल के अंदर जब हम जाएंगे तो कोई ना कोई तो हमका हमारा जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम किसी भी लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे तो शीट के अंदर क्या है, सेल, और सेल के अंदर क्या है, कंटेंट। तो उस कंटेंट तक कैसे पहुंचा जाएगा, जब आप अपने एक्सेल शीट के इस रो और कॉलम के एक सेल तक पहुंचेंगे। अब इस एक सेल तक पहुंचने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, जे की और आई की। तो जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एस डॉट गेट सेल, तो गेट सेल में यहाँ पर आपके पास आएगा जे कॉमा आई, क्योंकि जो आपके पास एक्सेल शीट है वो कॉलम और रो पे डिपेंड होती है। यानी कि इसमें कॉलम पहले आता है रो बाद में आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे जे कॉमा आई लिखा हुआ है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अगर हम किसी भी सेल को इंप्लीमेंट करते हैं तो रो और कॉलम यहाँ पे कैसे काम करेंगे। तो पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा। ठीक है, अब शीट से जो डेटा निकाला है वो हमारे पास जाएगा किसी सेल के अंदर। तो C इज इक्वल टू गेट सेल आप यहाँ पे कर देंगे। इस तरीके से आपके पास उस पर्टिकुलर सेल पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपके पास डेटा है। फिर C डॉट गेट करके जो कंटेंट्स आपके पास है उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू सी डॉट गेट कंटेंट्स के अंदर आप डाल सकते हैं, और एस वाई एस ओ के अंदर जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है उसको आप यहाँ से कॉपी करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, इस प्रोसेस को जब आप रन करेंगे तो सारा डेटा 1 बाई 1 आपके पास निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्या है, यूजर नेम पासवर्ड, वैलिड वैलिड, वैलिड इनवैलिड,
इनवैलिड वैलिड और इनवैलिड इनवैलिड, ये इस तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। अब ये जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, इसको किसी भी तरीके से हमको यहाँ पर लेकर के आना है कि जब ये एप्लीकेशन रन करेगी तो वैलिड वैलिड, वैलिड इनवैलिड, इनवैलिड वैलिड और इनवैलिड इनवैलिड के कॉन्सेप्ट की तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा उसमें ये होगा कि किसी भी तरीके से इन दोनों पेजेस को इंटरकनेक्ट करना है। तो ये कैसे कनेक्ट होगा, अब ये भी हम लोगों को सोचना है। तो ये जब आपके पास कनेक्ट होगा तो आपके पास बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी तरीके से डेटा प्रोवाइडर के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट अब हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि डेटा प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो चलते हैं डेटा प्रोवाइडर के कॉन्सेप्ट की तरफ, देखते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। डेटा प्रोवाइडर हमेशा काम क्या करता है, डेटा लेगा, डेटा दे देगा। तो डेटा तो हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल रखा है ना। अगर ये कोड उठाकर ये इतना कोड मैं इस पूरे कोड को इसके नीचे से लिख दूं और यही सारी वैल्यूज को मैं इसमें चला दूं तो मेरा काम हो जाएगा। करना कैसे, करने के लिए आपको सबसे पहले एक डायनेमिक एरे डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है उसको देखते हैं। देखिए, आगे की प्रोसेस में अब किसी भी तरीके से जो अभी तक हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही वो एक वैल्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 4 डेटा, 5 डेटा, 6 डेटा जितने भी आ रहे हैं ना वो सेपरेटली एक वैल्यू के कॉम्बिनेशन में जाके स्टोर हो जा रहे हैं। लेकिन जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे, रनिंग के टाइम पे सब वैल्यू आपको सेपरेट चाहिए होती है। तो सेपरेट वैल्यू कैसे आएगी, आप यहाँ पे करिए स्ट्रिंग, यहाँ पे करिए आपके पास फाइनल डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लीजिए और इसको बनाइए 2D। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू करिए, फिर से आप यहाँ पे बनाइए स्ट्रिंग और ये भी आप कर लीजिए 2D। ये होता है हमारे पास 2D कॉन्सेप्ट, यानी कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जब जावा में आप पढ़ोगे तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट इनिशियलाइज करने का ये तरीका हो गया। अब ये फाइनल से लेके इतना पार्ट, ये जितना भी पार्ट है ना ये हमेशा रो के जस्ट नीचे डाल दो। यानी कि जब आप डिस्प्ले करा के देख लो, आपको संतुष्टि हो जाएगी आपका काम सही है, तब आप इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दो। और आगे से ये जितना भी पार्ट आपने बनाया था ना इस सबको हटा दो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कराओगे तो आपको सारी चीजें फाइनल डेटा में चाहिए सेपरेटली अकॉर्डिंग टू रो और अकॉर्डिंग टू कॉलम। तो जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन करेगी तो उसका रो और उसका कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब क्या हुआ कि फाइनल डेटा, यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन रन करेगी उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ कि सबसे पहले क्लास में आएगा, क्लास में आने के बाद मेन मेथड पे आएगा, मेन मेथड के आने के बाद कंपाइलर आपका फाइनल डेटा पे जाएगा। फाइनल डेटा में उसको पता है 2D एरे बना रहे हैं, यानी कि उसको समझ में आ जाएगा कि हमको एक रो और एक कॉलम के बिहाफ पे यहाँ पे काम करना है। तो वो चेक करेगा कि रो और कॉलम का डेटा हमारे पास आएगा कैसे। तो रो और कॉलम का डेटा आएगा एक एक्सेल शीट से अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट जैसा मैंने बनाया है। अब वो कहेगा कि ठीक है, जैसे जैसे रो चलेगी, जैसे जैसे कॉलम चलेगा, उसके हिसाब से हमने एक सेपरेट सेल बना के रखे हुए अपनी मेमोरी में और उसको वहां पे वो एग्जीक्यूट करेगा। जिस सेल में जो डेटा जाना चाहिए वो ये वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर मारेगा। तो वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग को, देखिए ध्यान से समझिएगा, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, 2D एरे में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा हूँ 2D एरे में। कैसे कन्वर्ट होगा, तो पहले आप यहाँ पर जो फाइनल डेटा लिखा हुआ है उसको आप कॉपी करके जस्ट यहाँ पे डाल दीजिए। ये कैसे चलेगा, ये आई और जे के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे जो डेटा जाएगा वो आई और जे के हिसाब से जाएगा। जब ऊपर आप डेटा ले रहे थे उससे तो जे और आई के हिसाब से ले रहे थे, और इक्वल्स टू करके आप यहाँ पे वैल्यूज में डेटा यहाँ पर, वैल्यू में, सॉरी नॉट वैल्यूज, वैल्यू है तो वैल्यू से डेटा उठा के आप यहाँ पे डाल देंगे। वैल्यू के कीवर्ड्स को अगर आपको कुछ और लिखना है, जैसे हमारे पास डेटा है या कंटेंट है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने वैल्यू लिखा हुआ है कि हमारे पास फाइनल ये वैल्यू आ गई थी। इस वैल्यू से सेपरेटली डेटा उठा के अब हम किस में डाल रहे हैं, फाइनल डेटा में डाल रहे हैं। और 0 पोजीशन और 1 पोजीशन पे, या 0 0 पोजीशन पे, 0 1 पोजीशन पे, 0 2 पोजीशन पे सारा डेटा यहाँ पे आता चला जाएगा।
ये हो गया हमारे पास जनरल तरीका यहाँ पर, ताकि हम अपने बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी तरीके से हम रो से डेटा निकालते जाएंगे और एक सेल के अंदर वो जितना भी डेटा हमने रखा था वो सारा का सारा हम एक 2D के अंदर स्टोर कर देंगे। 2D के अंदर स्टोर करने से फायदा क्या हो गया कि जब आप एप्लीकेशन सॉरी, जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो रन करने के टाइम पे आपको ये फाइनल डेटा ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, देखिए ध्यान से समझा रहा हूँ स्ट्रिंग वाला पॉइंट। मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपके पास कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। अब जो वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है वो कैसे पड़ी हुई है, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, एडमिन, एडमिन 1 2 3, फिर एडमिन, ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन पड़ा है, तो ये एक बंडल हो जाता है। अब इस बंडल को हमको किस पार्ट में चाहिए, इस बंडल को हमको एक एक्सेल शीट के इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए कि जब हमारी एप्लीकेशन रन हो तो 0 0 पोजीशन पे यूजर नेम आ जाए, ठीक है, 0 1 पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड आ जाए, फिर 1 0 पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पर एडमिन आ जाए, और 1 1 पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पर एडमिन 1 2 3 आ जाए। तो एक्सेल शीट के फॉर्मेट में ले करके आने के लिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया एक 2D एरे के कॉन्सेप्ट के अंदर, ताकि ये 0 0 पोजीशन जब चलेगा तो ये क्या करेगा, इसके यूजर नेम को ले लेगा, जब 0 1 पोजीशन चलाएगा तो इसमें पासवर्ड डाल देगा, जब 1 0 की पोजीशन चलाएगा तो उसमें एडमिन डाल देगा, जब 1 1 की पोजीशन चलाएगा तो एडमिन 1 2 3 डाल देगा। इस तरीके से ये सेपरेटली इसको यहाँ पे ब्रेक कर देगा। इसीलिए मैंने स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको 2D एरे के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आपको कोई भी डेटा यहाँ पे लेना होगा, ध्यान रखिएगा, स्पेशली जब आप काम कर रहे होगे डेटा ड्रिवन के कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सिर्फ डेटा ड्रिवन के कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप काम करोगे तो आपको वहां पे ये 2D एरे का डायनेमिक कॉन्सेप्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। डायनेमिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे हमें नहीं पता, डेटा कितना होगा हमें नहीं पता, तो जितना डेटा आपके पास यहाँ पे बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रिंग का साइज उतना ही कम और उतना ही ज्यादा ऑटोमेटिकली होता जाएगा। अब ये जितना भी डेटा आपने बनाया है ये सारा डेटा आपको रिटर्न कराना है किसी एक वेब पेज के ऊपर, तो वो कैसे काम होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर अपने बनाए गए मेथड्स को, ये जो आपने मेथड्स बनाया था ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको इतना आपको हटाना है। यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रिंग 2D एरे, यानी कि 2D एरे के फॉर्मेट में हमको डेटा रिटर्न करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया स्ट्रिंग 2D एरे, और 2D एरे के दोनों सिंबल्स मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिए। मेथड का नाम हमने कर दिया, अब यहां से डेटा आएगा तो हमने कर दिया सेंड अंडर स्कोर डेटा के नाम से एक मेथड बना दिया। अब ये सेंड डेटा क्या करेगा, आर्गुमेंट देखिए यहाँ से रिटर्न कर रहा है फाइनल डेटा, तो फाइनल डेटा में सारा डेटा हमारे पास स्टोर हो गया, ये डेटा उठा के हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। जब एक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास जब आएगा, एक्सेल शीट से ये जब पूरा डेटा हमारे पास आएगा तो ये पूरा डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए हमारे एडमिन और इसके अंदर, यानी कि जब आप एप्लीकेशन को रन कराओगे उस समय ये सारा डेटा ट्रांसफर होना चाहिए। तो ऐसे काम को करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेथड बनाने की जरूरत है, वॉइड। अब डेटा यहाँ से सेंड हो रहा है, यहाँ पे डेटा गेट हो रहा है, तो हमने बनानी है गेट अंडरस्कोर डेटा के नाम से एक और मेथड जनरेट कर लिया। जो गेट डेटा के नाम से यहाँ पे मैंने मेथड जनरेट किया हुआ है, इसका पर्पस क्या है कि यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। तो कितने हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, केवल 2 ही वेरिएबल्स है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग बना दिया यूजर नेम, और एक और बना दिया स्ट्रिंग पासवर्ड। तो यानी कि जब हम ऊपर से डेटा लेंगे तो हमें यहाँ पे ये सारा डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलता जाएगा। तो ये जो स्ट्रिंग आपके पास आ रहा था इसको आप यहाँ से कॉपी करिए, यूजर नेम लिखिए डबल कोड के अंदर, ये सिर्फ जस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग करते कैसे हो। जब हमको एक एक पॉइंट समझना होगा तो हर चीज को सेपरेटली हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है कि नहीं, वेरिएबल आ रहा है कि नहीं, वैल्यू आ रही है कि नहीं। जिस तरीके से आप यहाँ पे एक सेपरेट डेटा बना के सेपरेट मेथड बना के डेटा को चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक सेपरेट डेटा बनाया, सारी वैल्यूज को यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड में डाल दिया। अब ये सारा डेटा हमारे पास आएगा, आएगा कैसे उसको समझते हैं।
ये जो हमारे पास मेथड है ये डेटा देगा कैसे इसको। तो डेटा देने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको टेस्ट एनजी का @टेस्ट एनोटेशन इसमें भी यूज करना पड़ेगा, और यही @टेस्ट एनोटेशन आपको यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो इसके जस्ट ऊपर हमको लगाना पड़ेगा @डेटा प्रोवाइडर। ठीक है, और ये डेटा एक्सेस कर रहा है तो यहाँ पे आपको किस मेथड से एक्सेस करना है वो भी आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर ही बताएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, @टेस्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लोगे और फिर आप यहाँ पे लगाओगे डेटा प्रोवाइडर, और डेटा प्रोवाइडर के बाद जिस मेथड से आपके पास डेटा आ रहा था, सेंड डेटा से मेथड आ रहा था, उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ध्यान रखना गलतियां क्या होती हैं, हम लोग ऊपर वाले मेथड का जो ये है ना मेथड नेम, ये गलत लिख देते हैं नीचे, इस वजह से एरर्स आ जाती हैं। इतना कोड करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबसे पहले रन करा के देखो आपके पास एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे ये देखिए अभी मेरे पास कुछ एरर्स आ रही है। क्या एरर्स आ रही है इसको आप समझते हैं। ये कह रहा है टेस्ट एनजी नॉट फाउंड नॉट रन द एक्सएमएल सूट। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक्सएमएल सूट आपने नहीं बनाए हुए हैं या इसको रन नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी एरर को समझते हैं कि भाई हमने गलती क्या करी है। सबसे पहले जो एरर्स हमारे पास यहाँ पे आती है उसका हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल कर रहा है, यूजर नेम पासवर्ड डेटा प्रोवाइडर सेंड डेटा सब कुछ सही है। इसको अगर हम ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दें तो क्या हमारा काम हो जाएगा। एक लेट मी चेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन में अभी आपको समझा दूंगा। इतना कोड करने के बाद ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके भी मैं चेक करके देख लेता हूँ। हाँ जी, अब देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट के थ्रू ये डेटा आ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट है क्या, अब ये समझो। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे डेटा निकालते हो किसी भी दूसरे मेथड में ट्रांसफर करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने डेटा टाइप के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। इंटीजर है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, बूलियन है तो बूलियन टाइप की रिटर्न होगी। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्या कहता है, जैसी भी वैल्यू होगी हम हर तरीके के डेटा को यहाँ पे ट्रांसफर करने में मदद करेंगे, क्योंकि ये बंडल में डेटा आ रहा है। तो एक बंडल में जब डेटा आता है तो उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा जाता है, और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पूरे के पूरे बंडल को एक मेथड से दूसरे मेथड में उठा के ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि जो हमारे पास स्ट्रिंग करके 2D एरे आपने बनाया था उसको हमने यहाँ पे लिखा। तो फर्क समझिए यहाँ पर कि जब हमारे पास बंडल में डेटा आएगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जब बंडल में डेटा नहीं होगा, सिंगल सिंगल फॉर्मेट में आपको डेटा लिखना है, तो आप वहां पे डेटा के टाइप को यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, इतना कोड आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, ये जो क्रोम ड्राइवर वाला पूरा था ना, इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, और जहां पे आपके पास यहाँ पे यूजर नेम आ रहा था तो ये एडमिन को हटा के आप यहाँ पे यूजर नेम कर दो, और पासवर्ड वाला यहाँ से पासवर्ड हटा के इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, इतना काम हो जाएगा आपका। ये एरर्स आ रही है तो ये कह रहा है भैया थ्रो लगा दो, तो इसके लिए आप थ्रो की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कितनी बार वैलिड और कितनी बार इनवैलिड चलेगा ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि 3 बार वैलिड चला, 4 बार वैलिड चला, जो भी आप यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इतना करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करा के देखिए। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो गई, ये पेज चला, डेटा हमारे पास गया, आगे चला गया। ठीक है, फिर दोबारा आया, एडमिन एडमिन डेटा गया, फिर ये आगे गया, एप्लीकेशन को पास कर देगा, पास हो गया। ठीक है, फिर ये दोबारा इसने एडमिन डाला, अब ये हमारे पास आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत फास्ट चल रहा है, गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रुक रही है। अगर आप इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं तो ये फ्रेमवर्क डिजाइनिंग के थ्रू आप ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेमवर्क डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट। तो कितनी बार हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हुई, 4 बार। अब इतना फास्ट हो रहा था कि हमको पता ही नहीं चला कि प्रोसेस हुआ क्या। ऐसे कॉन्सेप्ट के टाइम पर आपको क्या करना है, जब आप वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो सबसे पहला स्ट्रक्चर तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी फर्स्ट रो आ रही है ना, यूजर नेम और पासवर्ड, ये यूजर नेम और पासवर्ड आपका यहाँ पर बॉक्सेस में नहीं जाने चाहिए। वो तो हेडिंग है ना, हेडिंग थोड़ी ना जानी चाहिए आपकी, उसको कैसे बचाया जाए।
तो जब आप अपना लूप यहां से चलाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो गया आपके पास 1 पोजीशन, ठीक है ना। ये हो गई हमारे पास सबसे पहली पोजीशन। तो रो और कॉलम के हिसाब से अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये कहेगा कि आप यहाँ पे अपनी रो को एक बार वन करके देखो। जैसे ही आप इस अपनी रो को यहाँ पे वन करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि जब फर्स्ट टाइम पे आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो यहाँ पर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड में जो हेडर आपका दिया हुआ था, हेडर समझ गए ना, यूजर नेम और पासवर्ड जो लिखा हुआ था वो नहीं जाना चाहिए, मुझे बस उससे बचाना है, ठीक है। अब थ्रेड में इसलिए यहाँ पे लगा दे रहा हूँ ताकि आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी आराम से चले, आपको प्रोसेस समझ में आए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नीट एंड क्लीन तरीके से समझ में आए। इसलिए यहाँ पर मैंने एक से ज्यादा थ्रेड आपके लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब इस एप्लीकेशन को कंप्लीटली फिर से रन करा के देखते हैं। देखिए अब क्या जा रहा है, नल नल जा रहा है। हर पॉइंट को समझने की जरूरत है कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे क्या जाएगा, सेकंड टाइम पे क्या जाएगा, थर्ड टाइम पे क्या जाएगा। फर्स्ट टाइम पे कुछ नहीं गया, सेकंड टाइम पे देखते हैं क्या जाएगा, एडमिन गया, एडमिन 1 2 3 गया, बटन पे क्लिक हो गया, आगे चला गया, ठीक है। फिर आपकी एप्लीकेशन दोबारा से रन करना स्टार्ट करी, फिर से एडमिन हुआ, वैलिड डेटा, ये इनवैलिड डेटा। अब बटन पे क्लिक होगा, अब आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, ये भी सही हो गया। यानी कि हमारी एप्लीकेशन पास नहीं होनी चाहिए थी, हमारी एप्लीकेशन पास नहीं हुई। फिर से देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप एडमिन, ठीक है, और ये फिर से वैल्यू चली गई। अब क्या होगा, हमारा ये वेब पेज ओपन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप फिर से देखिए आपके पास क्या हो रहा है, एडमिन और एडमिन, ये फिर से इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हुई, 1 टाइम में आपके पास कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आपने एप्लीकेशन चलाई थी तो देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे देखेंगे, जब आप अपनी एप्लीकेशन को देखेंगे तो उसमें आपके पास आ रहा है नल। ये देखिए आप जब देखेंगे ना इसको फर्स्ट टाइम पे तो देखिए नल आ रहा है, ठीक है। यानी कि यूजर नेम पासवर्ड में कुछ भी हमारे पास नहीं जा रहा है। इसको और इम्प्लीमेंट करके अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे पास और आगे के ऑप्शंस क्या हैं, इसमें यहाँ पे वन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या यहाँ पे वन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको और अच्छे बेहतर रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा सिर्फ पर्पस ये था समझाने का कि जब भी हम किसी भी डिसीजन टेबल को यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो डिसीजन टेबल के हिसाब से जो भी वैलिड वैलिड रखना है, वैलिड इनवैलिड रखना है, इनवैलिड वैलिड रखना है या इनवैलिड इनवैलिड रखना है, उसके लिए आप सेपरेट एक्सेल शीट आप यहाँ पे बना लीजिए। इस एक्सेल शीट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप अपने कोड के साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस तरीके से करके चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाएगा और इसी तरीके के स्ट्रक्चर आपके फ्रेमवर्क्स में यहाँ पे बनते हैं। तो जब मैं फ्रेमवर्क्स डिजाइनिंग करने का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो इसी पैटर्न्स को वहां पे इंप्लीमेंट करके एक बार फिर से दिखाऊंगा कि आपको डेटा प्रोवाइडर को कैसे यूज करना होता है किसी भी फ्रेमवर्क की डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, मैं किसी दूसरे वेबसाइट की एप्लीकेशन को यहाँ पे टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप आगे के प्रोसीजर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसका कंप्लीट ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ फाइनली कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीजें की हुई है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपको एक टास्क मिला, ठीक है। टास्क क्या था हमारे पास कि एक एचआरएम की वेबसाइट है, ऑरेंज एचआरएम करके एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में क्या काम करना है। नंबर 1, जो आपके पास ऑरेंज एचआरएम की वेबसाइट है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक टास्क है। टास्क क्या है हमारे पास, ऑरेंज एचआरएम की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपको यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड पुट करना है। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। तो क्रेडेंशियल्स के हिसाब से आप देखेंगे तो आपके पास दो ही आपके पास बॉक्सेस हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। अभी मैंने ब्लैंक को इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं जस्ट जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, यूजर नेम पासवर्ड को इंप्लीमेंट किया है। जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया, प्रोसेस के लिए पहले आप यहाँ पे डिसीजन टेबल को क्रिएट करेंगे।
तो आपने क्या किया, एक एक्सेल शीट इस तरीके से बनाई। इस एक्सेल शीट में सबसे पहले आपने एक डिसीजन टेबल को यहाँ पर क्रिएट किया। डिसीजन टेबल कैसे क्रिएट हुई है ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर समझा रखा है, उसको आप लोग चेक कर लेना। डिसीजन टेबल बनाने के बाद अब जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था, ये हो गया हमारे पास डिसीजन टेबल बनाने तक का ये फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 1। ठीक है, डिसीजन टेबल बन गई आपके पास। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या किया था, स्टेप 2 मैंने यहाँ पे किया था कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड आपको इस तरीके से करके दिखा दूं कि हमारे पास वेबसाइट ओपन कैसे होगी, प्लस उसमें जो डेटा जाएगा एडमिन एडमिन, उससे क्या हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं हो रही है। तो सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको एक जावा के कोड के थ्रू एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा दिया था वैलिड और वैलिड डेटा का, ताकि आप क्लियरिटी हो जाए कि आपने काम क्या किया है। स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 3 के अंदर जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होना चाहिए था वो जेएक्सेल से स्टार्ट होना चाहिए था। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, जेएक्सेल को डाउनलोड करोगे, इक्लिप्स के साथ बाइंड कर दोगे। जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया उस प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लो। ठीक है, थर्ड स्टेप ये हो गया। फिर फोर्थ स्टेप मैंने क्या किया, इसका जावा का कोड करना स्टार्ट किया। तो मैंने जावा के कोड को करने के टाइम पे एक लूप लगा दिया ताकि हम डेटा को बार बार नहीं लिखें, ऑटोमेटिकली ये डेटा मेरा एक्सेल शीट के थ्रू आना चाहिए। जो भी डेटा आपके पास यहाँ पे एक्सेल शीट के थ्रू आएगा वो सारा का सारा डेटा आपको किसी भी तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाना है। तो फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, एक लूप लगा दिया ताकि आप यहाँ पे डेटा को ले करके आए। तो ये जो लूप मैं लगाया है ये कैसा लूप है, ये नेस्टेड लूप होगा। इस नेस्टेड लूप से सारा डेटा मैंने निकाला और एक फाइनल डेटा के अंदर स्टोर कर दिया और इसको यहाँ से रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराने के बाद फिर फिफ्थ स्टेप में मैंने क्या किया, एक सेपरेट मेथड बना दिया। ठीक है, और उस मेथड में जाके अपने सारे डेटा को डिस्प्ले करा के पहले चेक कर लिया सब कुछ सही है या गलत है। कुछ भी गलत होता है तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है कि ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप मैंने क्या किया, सिक्स स्टेप, कि जो कोड हम लोगों ने यहाँ पे किया था स्टेप 2 वाले में, उसी कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अपने डेटा को बाइंड कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमने एक्सेल से डेटा निकाला था उसको हमने कोड के साथ बाइंड कर दिया। तो जावा के कोड के साथ ये पूरा इंप्लीमेंट आपका प्रोसेस हो जाए। सो इनिशियल लेवल से एंड लेवल तक अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जैसे मेरा यहाँ पर अभी रन हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को एक बार कंप्लीटली आप लोग करके देखिएगा। कोई स्टेप कोई स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप मुझसे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एवरी टेस्टर, एवरी ऑटोमेशन टेस्टर। ओके, इतना करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।